शादी में आई चुड़ैल। पन्नपुर नाम के एक गांव में शादी चल रही होती है। वाह, मजा आ गया फूफा जी। शादी में क्या खाना बना है? बाराती तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। पनीर की सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं। दूसरी तरफ पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अरे दिवाकर जी, ये आपकी कौन सी रिश्तेदार है? अरे मुझे क्या पता। क्यों भाग्यवान, कहीं ये तुम्हारे मायके से तो नहीं आई है? तुम लोगों की इस गांव में बारात लाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे रहते इस गांव में किसी की शादी नहीं हो सकती। अब तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ। अरे मर गया रे, मैंने सुना है ये जबान की पक्की है। भागो रे भागो, वरना ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ, तुम सही कहते हो मोहन भाई। यहाँ से भाग लेने में ही हम सबकी भलाई है। देखते ही देखते शादी के मंडप में भगदड़ मच जाती है और चुड़ैल सब कुछ उजाड़ कर रख देती है। फिर एक दिन मोहन की शादी तय हो जाती है। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी शादी तय हो गई है, लेकिन इस चुड़ैल की दहशत के मारे तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे मोहन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम अपने साथ साथ हम सब गांव वालों को भी बलि का बकरा बनाना चाहते हो? उस चुड़ैल के रहते तुमने अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया? देखो गोपाल, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन उस चुड़ैल के डर से मैं जिंदगी भर कुंवारा तो नहीं रह सकता। तभी वहाँ मोहन के होने वाले ससुर आ जाते हैं। अरे ससुर जी, आप? देखो, अब तक मैं तुम्हारा ससुर बना नहीं हूँ और शायद बनूंगा भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो शादी का कोड भी सिलवा लिया है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे गांव में कराना चाहता हूँ। तुम्हारा गांव तो भूतिया गांव है। मैं तो क्या, अब तो कोई भी अपनी लड़की इस गांव वालों को नहीं देगा। इस तरह चुड़ैल के डर से उस गांव में किसी की भी शादी नहीं हो पाती। फिर एक दिन गांव के जमींदार अपनी बेटी की शादी करने का विचार करते हैं, लेकिन चुड़ैल के डर से उनकी भी हिम्मत जवाब दे देती है। अगर मेरी बेटी की शादी तय समय से नहीं हुई तो मेरी नाक कट जाएगी। मुझे कुछ करना ही होगा। एक सलाहकार के कहने पर जमींदार काशी से एक बहुत ही नामी तांत्रिक को अपने घर बुलवाते हैं, जो भूत चुड़ैल को पकड़ने में माहिर माना जाता था। जमींदार साहब, आप चिंता मत करिए। इस गांव की सीमा में प्रवेश करते ही मुझे उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल गया था। आप उसे जल्दी से जल्दी कैद कर लीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। जब वो चुड़ैल एक इंसान थी, तब ठीक उसकी शादी करने वाले दिन ही उसकी और उसके होने वाले पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका होने वाला पति आज भी भूत बनकर जंगल में भटकता है। इसलिए जब तक चुड़ैल की शादी नहीं हो जाएगी, वो किसी और की भी शादी नहीं होने देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर वो भूत भी हमारे गांव में आ गया तब हमारा क्या होगा? ये आदमी बीच में बहुत बोलता है, इसे बाहर निकालो। उसके बाद तांत्रिक बताते हैं कि अगर उस भूत के साथ चुड़ैल की शादी करा दी जाए तो वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाएगी। जमींदार साहब, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस भूत को ढूंढने जंगल की ओर जाता हूँ। इस तरह जमींदार निश्चित होकर अपनी बेटी की शादी करवाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मैंने तुम गांव वालों को समझाया था ना कि इस गांव में कभी कोई शादी नहीं करेगा। लगता है तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। चुड़ैल जमींदार की बेटी को उठा लेती है। अब देखती हूँ बिना दुल्हन के तुम लोग शादी कैसे करोगे। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ।
छोड़ मुझे, पिताजी, मुझे बचाइए। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। तभी तांत्रिक उस भूत को लेकर वहां पहुंचता है। अरे भाग्यवान, रुको, इन मासूमों को परेशान मत करो, मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। आप आ गए, चलिए अब हम मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या कह रही हो? मंदिर में जाके दोबारा मरना है क्या? चलो, आज से हम जंगल में रहेंगे। चुड़ैल चली गई, अब मेरी शादी हो जाएगी। इस तरह सभी गांव वाले खुशी से झूमने लगते हैं। शहर की लुगाई गांव को आई। मधु शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। वो और पवन साथ कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। पर पवन गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का है। मधु के पिता हमेशा उसे ये बात कहकर ताना देते हैं। तुम वहां गांव में कैसे एडजस्ट करोगी? शादी करके तुम गांव तो चली जाओगी, पर अपनी सारी मॉडर्न सोच और चीजें यहाँ शहर में ही रख कर जाना। ये सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आता है। तो क्या हुआ अगर वो लोग गांव के हैं? मैं वहां जाकर उस घर को बिल्कुल शहर की तरह बना दूंगी। शाम होते ही मधु पवन को वीडियो कॉल करती है। अच्छा हुआ तुमने वीडियो कॉल कर लिया। आओ, मैं तुम्हें आज अपनी माँ से मिलाता हूँ। अरे बिट्टू, क्या कर रहा है? ये क्या है? दूर करना इस टुनटुने को। जाने कौन दिख रहा है इसमें तो। अरे माँ, आपकी बहू का वीडियो कॉल है। आप इसमें अपनी बहू से आमने सामने बात कर सकती हैं। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे जेका, ये बहू ने अपने कानों में क्या लगाया है? जो कैसे झुमके हैं? झुमके नहीं माँ जी, इन्हें ईयरफोन्स कहते हैं। इससे सामने वाले की आवाज और अच्छे से आती है। मैं आपको भी ला कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं ना चाहिए, हमारे कान बिल्कुल ठीक है। हाँ। माँ जी की ये बातें सुनकर मधु को अपने पिता की बातें याद आ जाती है और वो उसी वक्त ये ठान लेती है कि वो अपने ससुराल को एकदम मॉडर्न ससुराल बनाकर रहेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। पवन और मधु की शादी हो चुकी है। आज मधु का अपने ससुराल में पहला दिन है। माँ जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। अरे इतना बड़ा तोहफा? अरे क्या लाई है रे इस बड़े से बक्से में? मधु बॉक्स खोलती है। ये क्या है? ये वैक्यूम क्लीनर है। मैंने आपको झाड़ू लगाते हुए देखा तो सोचा अब आपका काम आसान हो जाएगा। अरे वाह बहू वाह, तूने मुझे झाड़ू लगाते हुए देखा तो तू मेरा हाथ से झाड़ू लेकर खुद भी तो लगा सकती थी ना। पर नहीं, तूने तुझे मशीन लाकर मेरे हाथ में दे दी कि यह काम हमेशा मैं ही करूं। ये आजकल की शहरी छोरियां बिल्कुल नहीं बदलेगी। मधु को मन ही मन गुस्सा आता है, पर फिर भी अपना गुस्सा भूलकर मधु माजी को वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करना सिखाती है। अगले दिन मधु सुबह उठती है तो ये आंगन में से कैसी आवाजें आ रही हैं? मधु दौड़ती दौड़ती आंगन में जाती है और देखते ही चौंक जाती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? और वो क्या है ना, सुबह मैं जब कुएं से पानी निकाल रही थी तो मेरे कान की बाली उसमें गिर गई थी। तो ये तेरा वैक्यूम ना सारी चीजें अपनी तरफ खींच लेता है ना, तो मेरी बाली भी तो निकाल ही देगा। उसी की कोशिश कर रही हूँ, पर न जाने क्यों अब ये चालू ही नहीं हो रही तेरी मशीन। अब वो चालू होगी भी नहीं, पर अब कुएं में से पानी निकाल क्यों रही थी? अरे कमाल करती हो ना बहू, पीने
पीने के लिए पानी क्या तेरे मायके से लाऊं मैं? अरे कुएं से ही तो निकालना पड़ता है। हाँ, पीने के लिए पानी और वो भी कुएं से। मधु दिमाग लगाती है और थोड़ी ही देर में घर में वाटर प्योरीफायर लगवा देती है। ये देखिए माँ जी, इसमें बस एक बार पानी भर देंगे तो नल में पानी साफ होकर बाहर आएगा। अरे वाह रे बहू, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। रात हो जाती है। मधु जैसे ही प्योरीफायर का नल चालू करती है तो वो अचानक से फट जाता है और सब जगह पानी पानी हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? मैंने तो बस इसमें उबला हुआ पानी डाला था, ये इतनी जल्दी खराब हो गया। अरे ये सारी शहरी चीजें सब ऐसी ही होती है कबूरी। क्या आपने इसमें उबला पानी डाला था? हाँ तो फिर पानी तो तभी साफ होगा ना जब उसे उबालेंगे। ये मशीन का कोई जिन है जो हमने जो बोला वो कर देगी है? मधु को बहुत गुस्सा आता है। इस तरह तो मेरा अपने ससुराल को मॉडर्न बनाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती। थोड़े ही दिन में मधु पूरे किचन को मॉड्यूलर किचन में बदल देती है। अरे वाह बहू वाह, इतनी सारी अलमारियां। माँ जी मॉड्यूलर किचन देखकर बहुत उत्सुक हो जाती है। ये बक्सा का है? बहू ने शायद गलती से इसे यहाँ रसोई में रख दिया है, पर है तो ये बहुत ही बढ़िया। अगले दिन सुबह। अरे मायरी, क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी सारी पूंजी जलकर राख हो गई। हे राम, अब मैं क्या करूं? माँ जी की रोने की आवाज सुनकर मधु दौड़ी दौड़ी किचन में आती है और इतना धुआं देखकर घबरा जाती है। ये सब कैसे हुआ माँ जी? ये आग कैसे लगी? ये सब तेरा इस मॉड्यूलर किचन की वजह से हुआ है, और ऊपर से तूने तिजोरी जो रसोई में रख दी थी, मैंने जैसे ही अपने गहने और पैसे इसमें रखे और बाहर से इस ताले को घुमाया, ये तो 5 मिनट में ही आग बबूला होकर फट गया। अरे माँ जी, ये तिजोरी नहीं है, ये तो माइक्रोवेव है। इसमें गहने नहीं रखते, खाना गर्म करने के लिए होता है ये। और ये जो आपने घुमाया ना, ये ताला नहीं है, आपने इसके टेम्परेचर को फुल कर दिया, इसलिए ये फट गया। माँ जी और जोर जोर से रोने लगती है। मधु सर पीट लेती है और कसम खाती है कि अब ससुराल को मॉडर्न बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप जैसी हैं वैसी ही ठीक है। मधु को अपने पिता की कही बात याद आ जाती है और मधु वापस घर और किचन को पहले जैसा ही कर देती है। अरे आग लगे, ये भी कोई जिंदगी है? सुबह से चिल्लम चिल्ली पुकार सुन के मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे वो भी क्या दिन थे जब मैं गांव में रहा करती थी। पहले बड़ी सुखी थी मैं। पहले मेरी जिंदगी क्या थी और अब क्या हो गई है। शहर में तो लोग भेड़ बकरी की तरह जीते हैं। जीने का असली मजा तो गांव में है। क्यों, क्या हुआ माँ जी? आज गांव की बहुत याद आ रही है आपको? अरे हाँ बहू, शहर का जीना भी कोई जीना है। लोगों की आधी जिंदगी तो सड़कों के ट्रैफिक में निकल जाती है, और यहाँ रखा ही क्या है। एक बात कहूँ, दिल्ली शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या माँ, जब देखो गांव के गुणगान गाती रहती हो। ठीक है, इस बार ना बच्चों के कॉलेज की छुट्टियों में हम सब गांव चलेंगे, ठीक है? हाँ, ये ठीक है।
फिर कुछ दिनों के बाद सारा परिवार अपने गांव चला जाता है। अरे वाह, कितनी ताजी और साफ हवा है, कितनी शांति है यहाँ। चल बहू, अब बढ़िया सा खाना बना दे, मजे से आंगन में बैठ के खाएंगे। सुशीला गांव का माहौल देख बड़ी खुश होती है। 2 दिन के बाद गांव की कुछ औरतें सुशीला के घर आती हैं। बड़े दिनों के बाद गांव आई है सुशीला। हमें तो लगा कि तू शहर जाके गांव को भूल गई। और बतिया, तेरी बहू कैसी है? जरा मिलवा तो उससे। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है। बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे जानकी जैसी बहू मिली है। हमेशा मेरी सेवा में लगी रहती है और आज तक कभी पलट कर जवाब नहीं दिया उसने। सुशीला की बातें सुनकर सभी औरतें हंसने लगती है। अरे कुछ भी बोले जा रही है। तबीयत तो ठीक है? तेरी बहू चांद से आई है क्या? क्यों बहनों, दुनिया की कोई भी बहू अच्छी होती है क्या? सब औरतें ममता की हाँ में हाँ मिलाती हैं। अरे मैं तो कहती हूँ दुनिया की हर बहू सास का खून चूसने वाली डायन होती है, डायन। मैं तो एक बिल में 1000 सांप के साथ रह सकती हूँ, लेकिन अपनी बहू के साथ नहीं रह सकती। हाँ, तूने सही कहा। मेरी बहू तो तेरी बहू से भी 2 कदम आगे है। सब औरतों की बातें सुनकर ममता मन ही मन बड़बड़ाती है। अरे ये गांव सुधर गया, लेकिन औरतें नहीं सुधरी। अगर थोड़ी देर और इनकी बेवकूफी भरी बातें सुनूंगी तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। फिर सुशीला उन औरतों को घर से दफा कर देती है और राहत की सांस लेती है। अरे बहू, जरा बाम लाके मेरे सर पर तो लगा दे। उन औरतों की फालतू बातें सुनकर मेरा सर चकरा गया है। इस गांव की औरतों का तो भगवान ही मालिक है। फिर अगले दिन सुशीला की सास उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ क्या आराम फरमाने आई है? आखिर ये तेरा ससुराल है। चल चल, घर के कामों में हाथ बटा। शहर में कुछ काम धाम तो करती नहीं है। जरा अपने आप को तो देख, कितने मोटी हो गई है। सारा दिन घर का काम करने के बाद शाम को सुशीला, हाय मेरी कमर, हाय मेरे पैरों ने तो जवाब दे दिया। आज तो मुझसे मक्खी भी न मारी जाएगी। अरे बहू, जरा आकर मेरे हाथ पैर तो दबा दे। जी माँ जी, अभी आती हूँ। तभी सुशीला की सास जानकी को रोकते हुए कहती है, अरे रुक जा बहू, एक दिन काम करके इसको इसकी नानी याद आ गई। हम लोग तो रोज इतना काम करते हैं, कोई जरूरत नहीं इसके हाथ पैर दबाने की। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सुशीला अपनी सास की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। इस तरह धीरे धीरे गांव आने के बाद सुशीला की परेशानी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन, अरे आज तो मैं कपिल शर्मा देखूंगी, क्योंकि आज संडे है। सुशीला जैसे ही टीवी ऑन करती है तभी बिजली कट जाती है। अरे सत्यानाश, इस बिजली को भी अभी जाना था। इतने दिनों से मैं टीवी सीरियल देख नहीं पाई। हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, अरे पता नहीं ये गांव कब सुधरेगा। अरे अब तो 2 दिनों के लिए बिजली को भूल जा, ये तो यहाँ रोज की बात है। अब इस अंधेरे में रहने की आदत डाल ले। हाँ। हे भगवान, अब क्या होगा? ऊपर से इन मच्छरों ने जीना हराम कर रखा है। दूसरी तरफ घर के काम कर करके और बिना किसी सुविधा के सुशीला तंग आ जाती है और उसे शहरी जीवन याद आने लगता है। क्यों माँ, मजा आ रहा है ना? अरे आपने ऐसी सूरत क्यों बना रखी है?
मुस्कुराइए, अब हम गांव में हैं। मोहन के साथ जानकी भी अपनी सास की खिंचाई करती है। हाँ हाँ माँ जी, आप ही तो यहाँ की बड़ी तारीफ कर रही थी। फिर अभी तो कुछ ही दिन बीते हैं, वैसे भी अब तो आप यहीं रहने वाली है ना? अरे नहीं नहीं बहू, मैं एक दिन और यहाँ रुकी तो मर जाऊंगी। मुझे शहर ले चलो। क्या दिन थे, कितनी सुखी थी मैं वहां। ठीक है माँ, हम कल ही वापस शहर चले जाएंगे। इस तरह सुशीला शहर आ जाती है और फिर कभी दोबारा गांव जाने की जिद नहीं करती।